नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को लेकर। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक पूरी सीरीज होने वाली है। ये उस सीरीज का दोस्तों पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों बताऊँगा। मैं इनके वर्क्स भी, बायोग्राफी भी, या फिर जितने भी की फैक्ट्स होते हैं उन सब के, या क्रिटिकल कमेंट्स क्या होती हैं, सब चीज़ पर दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो कितनी लंबी होगी, कितने क्वेश्चंस इसके सीरीज़ के अंदर होंगे, ये चीज़ें मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। बस आप ये याद रखिए कि अभी ये पार्ट 1 है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हम लिटरेचर का बैच रन करते हैं, ठीक है। ग्रामर में हम पढ़ाते हैं रैनन मार्टिन बुक को। दोस्तों, लिटरेचर के जो नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके रखा है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के नोट्स हम दोस्तों प्रोवाइड करते हैं। रैनन मार्टिन का बैच चला हुआ है। ग्रामर के नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पर दोस्तों हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और टेलीग्राम पर दोस्तों हम फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने तैयारी अच्छी खासी कर रखी है वो लोग ये ना सोचे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कराकर मैं आप लोगों का टाइम खराब कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से दोस्तों पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और इस लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शंस दोस्तों एग्जाम में आते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। इन चारों में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था दोस्तों 23 अप्रैल 1564 में, 1564 में इनका जन्म हुआ था। ए फॉर एप्पल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। इसे मैंने इसलिए जल्दी से बता दिया है क्योंकि लोगों को इसके ऊपर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। 7 अप्रैल वाला जो है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके काम के हैं। जैसे कि ये मिल्टन का है और ये दोस्तों है गाल्सवर्दी का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। ए फॉर एप्पल जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड। अब दोस्तों बैप्टाइज्ड ये होता क्या है? जो हमारे इंडिया में नामकरण होता है उसको दोस्तों क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनका नामकरण कब हुआ था? इन चारों में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 अप्रैल को हुआ था। 23 अप्रैल को तो इनका नामकरण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो हुआ फील्ड से बाहर। अब इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था उसके 3 डेज बाद में इनका बैप्टाइज हुआ था। तो मतलब डेट थी उस दिन 26 अप्रैल 1564, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर एंड मदर वर। जो विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स थे उनका नाम दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किस किस के पेरेंट्स के ये नाम हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस का जवाब आपको देना है। मैं सिर्फ आपको विलियम शेक्सपियर के जो पेरेंट्स हैं उसका नाम बताऊंगा, लेकिन बाकी जो 2 हैं ये आपको मुझे कमेंट करके दोस्तों बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों ए फॉर एप्पल। जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम था और इनकी मदर का नाम क्या था दोस्तों? मैरी अर्डन इनकी मदर का नाम था। तो ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वेयर विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था दोस्तों वारविकशायर में। वारविकशायर जो जगह है दोस्तों, ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से घिरी हुई है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वारविकशायर वॉज सराउंडेड बाय, तो आपको उसका आंसर देना है दोस्तों फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से दोस्तों घिरी हुई है क्या? वारविकशायर। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में डिफरेंट तरीके से मिलता है। जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी इसके विलेज का नाम, तो विलियम शेक्सपियर के विलेज का नाम क्या था दोस्तों? स्ट्रेटफोर्ड था। अब ये चीज और मिलेगी आपको कहीं कहीं लिखी हुई, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से देखना है दोस्तों। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन, ठीक है, ये चीज आपको इनके जन्म के लेके मिलती है, जन्म के स्थान को लेके मिलती हैं दोस्तों। एक वारविक शायर नाम की जगह थी जहां जो घिरी हुई थी किससे? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से घिरी हुई थी। अब ये जो था स्ट्रेटफोर्ड दोस्तों, ये है एक विलेज का नाम, ठीक है, ये एक गांव का नाम है जो कहां पर था? अपन अवन। अवन क्या है दोस्तों? ये एक नदी है, एक रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटफोर्ड जो गांव है ये इस अवन नदी के किनारे पर बसा हुआ था, इसलिए इन्हें स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन कहा जाता है। कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा। आई होप ये चीजें दोस्तों क्लियर हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, शेक्सपियर को बार्ड ऑफ अवन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? बार्ड का मतलब होता है पोएट, ठीक है, और अवन कौन सी जगह थी? जहां पर विलियम शेक्सपियर रहते थे, स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन में, इसीलिए इन्हें दोस्तों अवन का पोएट कहा जाता है। इस बार्ड का क्या मतलब है दोस्तों? पोएट इसका मतलब होता है। आई होप इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है जो मैंने आपको बताई है। तो वारविकशायर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एज विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू? किस एज से विलियम शेक्सपियर जो है बिलोंग करते थे? एज ऑफ चौसर से, एलिजाबेथन एज से, क्लासिकल एज से, या फिर रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे? इन चारों में से दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है। तो विलियम शेक्सपियर जो बिलोंग करते थे दोस्तों वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड? जो एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके टाइम पर ये एलिजाबेथन एज जो थी वो कब से स्टार्ट हुई और कब तक वो चलती रही? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल है। 1558 से एलिजाबेथन एज जो है स्टार्ट मानी जाती है, और एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों? 1603 में हुई थी, इसीलिए उसका एंड 1603 में हो गया था। तो ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैकोबियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड? देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था वो एलिजाबेथन एज को लेकर था कि कब से कब तक स्टार्ट हुई, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को दोस्तों पोएट, एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है, ठीक है, वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। तो 1558 से लेकर 1603 तक ये एज रही थी एलिजाबेथन एज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आई थी क्या? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज जो क्वीन एलिजाबेथ है वो मर गई थी 1603 में। तो 1603 के बाद दोस्तों जेम्स फर्स्ट कह सकते हैं, ये गद्दी पर बैठे थे, और ये कब तक रहे थे दोस्तों? 1625 तक ये रहे थे। तो बी फॉर बॉम्बे जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। जैकोबियन एज कहा जाता है जब जेम्स वन गद्दी पर बैठे हुए थे 1603 से लेकर 1625 तक। तो बी फॉर बॉम्बे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं एक और चीज बता देता हूं दोस्तों आपको, 1625 के बाद जब जेम्स वन गद्दी से उतर गए थे और 1649 तक कौन गद्दी पर रहा था? चार्ल्स वन दोस्तों गद्दी पर रहे थे 1625 से लेकर 1649 तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 1603 से लेकर 1625 तक जो थी वो जैकोबियन एज थी। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? जो विलियम शेक्सपियर है
उन्होंने अपने प्लेस को कब लिखा था? 16th से एंड 17th सेंचुरी में लिखा था, 17th एंड 18th सेंचुरी में, 18th एंड 19th सेंचुरी में, 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने अपने प्लेस को 16th एंड 17th सेंचुरी में दोस्तों लिखा था। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, जो 1558 से लेके 1603 तक रही। ठीक है, इसके बाद ये थी क्वीन एलिजाबेथ, ये 16th सेंचुरी में माने जाएंगे इनके वर्क। और जब जेम्स फर्स्ट थे कब? 1603 से लेके 1625 तक, ये इनके 17th सेंचुरी में वर्क माने जाते हैं। तो इसका ए फॉर एप्पल दोस्तों करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे या इनके वर्क्स थे वो 16th एंड 17th सेंचुरी में दोनों में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट द एज ऑफ 7 विच स्कूल शेक्सपियर वॉज सेंट वेयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। दोस्तों 7 साल की उम्र में, ठीक है, 1564 में इनका जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर को एक स्कूल में भेज दिया गया था जहां पर इन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी थी। तो उस स्कूल का नाम दोस्तों यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको उस स्कूल का दोस्तों नाम बताना है, या यहां पर आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। ग्रामर स्कूल में इनको दोस्तों भेजा गया था। अब जब आप बुक्स को पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं, तो हर बुक्स में कोई ना कोई चीजें अलग मिलती हैं। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा दोस्तों किंग्स न्यू स्कूल, कहीं कहीं आपको किंग्स न्यू स्कूल मिलेगा। तो अगर आपको किंग्स न्यू स्कूल लिखा हुआ मिलता है तो डेफिनेटली आपको दोस्तों ग्रामर स्कूल जो है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। उस टाइम पर आपको किंग्स न्यू स्कूल दोस्तों मार्क करना है। तो इस क्वेश्चन में आपका सी फॉर चाइना दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु सेड, ये किसने कहा था? इन चारों में से दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है। जॉन ड्राइडन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, फिलिप सिडनी ने कहा था, या फिर रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी फॉर बॉम्बे। बेन जॉनसन ने दोस्तों कहा था, ये इनके कंटेम्प्रेरी हैं जो इनके साथ ही लिखते थे, मतलब उसी टाइम पर लिखते थे जब जिस टाइम पे शेक्सपियर लिखते थे। ठीक है, तो बेन जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, What was the name of Shakespeare's spouse? स्पाउस होता है दोस्तों वाइफ या फिर हस्बैंड, मतलब कि अगर वाइफ की बात की जा रही है तो उसका हस्बैंड जो होगा उसका स्पाउस होगा, और हस्बैंड की बात की जा रही थी उसकी वाइफ जो है उसकी स्पाउस होगी। ठीक है, स्पाउस शब्द समझ में आ गया, तो इनकी वाइफ का नाम यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग दोस्तों ये ना सोचे मैं आपको इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आगे पार्ट में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों का दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है। इनमें से इनकी कौन सी जो थी स्पाउस थी? यहां पर दोस्तों एनी हैथवे जो है ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ थी। ए फॉर एप्पल जो है इनका करेक्ट आंसर है। अब बचे ये तीनों के आंसर दोस्तों आपको देना है। चलो फिर से मैं एक का और आंसर दे देता हूं। ये जो है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम है। अब इन दोनों के नाम दोस्तों आपको बताने हैं कि इनके हस्बैंड के नाम दोनों के क्या हैं। ये दोनों औरतें हैं, इनके हस्बैंड के नेम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ए फॉर एप्पल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ ओल्ड वर शेक्सपियर एंड एन हैथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम मैं आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। कम से कम कितने क्वेश्चंस का आंसर दूंगा? 5 क्वेश्चंस का। क्योंकि दोस्तों एक चीज के ऊपर मैं बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता रहूं वो सही नहीं है। मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। यहां पर पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वर शेक्सपियर एंड एन हैथवे। ठीक है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमें इसी फॉर्मेट में देना है कि पहले तो हम शेक्सपियर की एज को बताएंगे और फिर उनकी वाइफ एन हैथवे की एज को बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पहले एन की डेट को बता दिया और फिर शेक्सपियर की एज को बता रहे हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं करना है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी फॉर्मेट में आंसर देना है। ठीक, तो यहां पर ये देखिए क्वेश्चन जो ऐसे घुमा के देता है एग्जाम हमें 26 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये कौन थी? तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही घुमा दिया है। 18 साल 26 साल, 18 साल 21 साल, 21 साल 18 साल। ठीक है, ईयर्स ओल्ड जो भी है ये। आप दोस्तों यहां पर आपको पहले आंसर देना है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर कितने साल के थे एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज? ये दोस्तों थे 18 साल के। तो यहां पर आपको पहले मिला ये, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है डिस्कशन से बाहर हुआ और ये भी आपका ऑप्शन जो है डिस्कशन से बाहर हुआ। अब बचे ये, इन दोनों में जो है 18 साल है। ठीक, अब जो है जो एन थी वो कितने साल की थी? तो वो 26 साल की थी जब शादी हुई थी। ठीक है, 26 साल की थी। तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये तो हुआ दो चीज समझने वाली कि पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि शेक्सपियर कितने साल के थे वो बता दिया, फिर एन कितने साल की थी वो बता दिया। अब जो दूसरे लोग हैं या फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं इनमें पूछा जाता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर से सोल्व करके बता देता हूं। ये पूछा जाता है कि ये एन जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी सीनियर थी विलियम शेक्सपियर थे? तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों 8 ईयर्स। 8 ईयर्स सीनियर थी जब ये इनकी शादी हुई थी। इनकी वाइफ जो थी 8 ईयर्स सीनियर थी। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि इनकी शादी जो है वो कब हुई थी दोस्तों? वो शादी हुई थी इनकी 1582 में। 1582 में शादी हुई थी। ठीक है, अब जो विलियम शेक्सपियर के पहली बेटी हुई थी वो मैरिज के 6 मंथ बाद हुई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लोग जबरदस्ती का ये भी बना देते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी? तो डेफिनेटली दोस्तों 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट ये क्वेश्चन आते हैं कि वो 8 ईयर्स सीनियर थी और 1882 में उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दो है वो है बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? जो विलियम शेक्सपियर है उनके कितने बच्चे थे? तो ये डेफिनेटली आपको आंसर दोस्तों पता होगा। ठीक है, जो 2 थी विलियम शेक्सपियर की वो क्या थी दोस्तों? डॉटर थी, और एक जो था वो सन था। ठीक, ये चीजें आपको पता होगा। अब इनकी एक डॉटर थी सुजैना, वो सुजैना जो थी इनकी बड़ी बेटी थी। उसके बाद दोस्तों इनको ट्विन हुए थे। क्या हुए थे? ट्विंस हुए थे, एक बेटा एक सन और एक बेटी। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा, डॉटर लिखा हुआ है ये। ठीक है, एक बेटा और एक बेटी हुई थी। अब इनके जो ट्विन थे उनमें क्या चीज थी दोस्तों? बेटे के नाम क्या था? जूडिथ जो थी इनकी बेटी थी, और हेमनेट इनका सन था। ठीक है, यहां पर, और इनकी बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था? सुजैना था। तो इनके बच्चों के नाम बता दिए मैंने आपको कि इनके 2 ट्विंस हुए थे वो भी बता दिए, और 3 इनके बच्चे थे। तो आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है। कुछ भी चीज आपको दोस्तों बचेगी नहीं, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। It is believed that once Shakespeare had to leave Stratford. What was the reason? देखिए दोस्तों, एक बार माना जाता है एक बार शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ना पड़ा था। उसके पीछे क्या रीजन था? पहला ऑप्शन कहता है he got a teaching job in London. विलियम शेक्सपियर को टीचिंग जॉब मिल गई थी लंदन में, इसलिए इन्हें स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ना पड़ा। स्ट्रैटफोर्ड क्या है दोस्तों? इनके विलेज का नाम है जो मैंने आपको बताया था। His friend invited him to London. इनके मित्र ने इनको लंदन बुलाया था, इसलिए इन्हें स्ट्रैटफोर्ड छोड़कर लंदन जाना पड़ा। He wanted to visit London. ये लंदन घूमना चाहते थे इसलिए वहां पर गए। He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's Park. दोस्तों ये चौथा जो है ये करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर को एक बार हिरन चुराते हुए दोस्तों पकड़ लिया गया था। कहां से? सर थॉमस लूसीस पार्क से। इसीलिए दोस्तों इन्हें स्ट्रैटफोर्ड से दोस्तों जाना पड़ा। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है
व्हाट वाज द पीरियड ऑफ शेक्सपियर लोस्ट ईयर। देखिए दोस्तों, शेक्सपियर की लाइफ में एक लोस्ट पीरियड के नाम से या लोस्ट ईयर्स के नाम से दोस्तों कुछ सालें हैं। वो कितनी साल हैं, कितनी ईयर्स हैं? 7 ईयर्स हैं। ठीक है, 7 साल ऐसी हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ में जो दोस्तों लोस्ट ईयर के नाम से जानी जाती हैं। अब पहली बात, इनमें से आपको गैप निकाल लेना है। देखिए यहां पर तो 7 साल का गैप है नहीं, 10 साल का गैप है। यहां पर दोस्तों 9 साल का गैप है और यहां पर तो बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। पहले सीधा जो है आंसर हमारा आ रहा है 1585 से लेके 1592 तक 7 ईयर्स जो है वो लोस्ट ईयर कही जाती हैं। इनमें विलियम शेक्सपियर क्या कर रहे थे, कोई भी डिटेल ज्यादा हम लोगों को दोस्तों नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं उस टाइम पर अपनी ड्रामेटिक स्किल्स को दोस्तों इंप्रूव कर रहे थे। वो कैसे ड्रामास को लिखना है, इस तरह की चीजें दोस्तों वो कलेक्ट कर रहे थे। उनका प्लॉट जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। जगह जगह से वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे थे, किस तरह से मैं अपने अंदर स्किल लेकर आऊं और मैं ड्रामेज को लिखना स्टार्ट करूं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक्टिंग का काम चालू कर दिया था, वो एक्टर बन गए थे तो वो एक्टिंग करने लगे थे। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन तो दोस्तों नहीं मिलती। अगले कुछ क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा कि इन 7 सालों में हमें उनकी क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इन 7 सालों को 1585 से लेके 1592 तक ये लोस्ट ईयर कहे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड। देखिए दोस्तों 1585 में दोस्तों इन्होंने अपनी ट्विंस की बर्थ के बाद, इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये लंदन पहुंच गए थे और 1587 में इन्होंने कुछ ज्वाइन किया था। अब वो क्या ज्वाइन किया था? ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स को ज्वाइन किया था। ही स्टार्टेड ए जॉब इन ए स्कूल, इन्होंने कोई स्कूल जॉब पकड़ ली थी। बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, इन्होंने एक्टर्स की कंपनी को पकड़ लिया था जिसका नाम बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स था, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमें पता चलता है, जो लोग कहते हैं कि इन्होंने एक्टिंग का काम शुरू कर दिया था और इन्होंने बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया था। कब? 1587 में। ठीक है, 87 में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो C4 चाइना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन 1594 शेक्सपियर बिकेम द चार्टर मेंबर ऑफ विच थिएट्रिकल कंपनी। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने बर्बेज कंपनी को ज्वाइन कब किया था? 1587 में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1594 में एक कंपनी को एज ए चार्टर मेंबर दोस्तों ज्वाइन किया था, थिएट्रिकल कंपनी को ज्वाइन किया था। उस कंपनी का नाम दोस्तों यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये चार्टर मेंबर किसके बने थे दोस्तों? द चैम्बरलियंस मैन एक कंपनी थी उसके बने थे ये चार्टर मेंबर, जिसका नाम दोस्तों एलिजाबेथन की डेथ के बाद, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद नाम बदल दिया गया था आफ्टर द नेम ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों? किंग्समैन कर दिया गया था। किंग्समैन इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, इस थिएट्रिकल कंपनी जो थी इसका नाम बदलकर दोस्तों 1603 में, कब बदला गया था दोस्तों? 1603 में नाम बदलकर किंग्समैन कर दिया गया था। तो ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603 द नेम ऑफ द चैम्बरलियंस मैन वॉज चेंज टू। ये मैंने आंसर दोस्तों आपको पिछले ही क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? किंग्समैन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था दोस्तों? 1603 में कर दिया गया था। किसकी डेथ के बाद दोस्तों? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? जेम्स फर्स्ट बैठा था। जेम्स फर्स्ट कब तक रहा था गद्दी पे दोस्तों? 1603 से लेके 1625 तक रहा था। ठीक है, आई होप ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप नोट डाउन करें या इन्हें फिर ध्यान से सुने जो आपको याद रहें। तो C4 चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म।
दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने एक थिएट्रिकल कंपनी को ओन किया था, जिसमें इनके प्ले जो थे मास्टरपीसेस थे जो परफॉर्म किए जाते थे। इनका जो अपना थिएटर कह सकते हैं हम, वो इनका अपना थिएटर था, तो वो था दोस्तों ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर इन्होंने ऑन किया था, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन वाज ग्लोब थिएटर बिल्ड। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने एक ग्लोब थिएटर बनवाया, ठीक है। और ये कब बनवाया था दोस्तों? 1598 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये ग्लोब थिएटर बनके तैयार हो गया था दोस्तों 1599 में, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। What happened to the Globe Theatre in 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था? It fell down, ये गिर गया था। It leaked, ये लीक होने लगा था, जैसे कि बारिश पड़ती है और जो चूने लगता है, इस तरह से चूने लगा था। It burned down, ये जल गया था। It was closed, या फिर इसे बंद कर दिया गया था। तो जो ग्लोब थिएटर है दोस्तों कब बनाया गया था? 1599 में बनाया गया था। और दोस्तों 1613 में इसमें क्या हो गई थी दोस्तों? आग लग गई थी, तो ये इट बर्न डाउन। 1613 में क्या हो गया था दोस्तों? बर्न डाउन हुआ था, इसके अंदर आग लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्लोब थिएटर गॉट फायर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ। दोस्तों ग्लोब थिएटर में आग जब लगी थी 1613 में, तो उसके अंदर कौन सा प्ले शेक्सपियर का परफॉर्म किया जा रहा था? हेनरी एट्थ को परफॉर्म किया जा रहा था, द टेम्पेस्ट को, मैकबेथ, हैमलेट को, या फिर मैकबेथ को परफॉर्म किया जा रहा था। तो दोस्तों इसका ए फॉर एप्पल जो है वो करेक्ट आंसर है। हेनरी एट्थ को उस दिन परफॉर्म किया जा रहा था जब ग्लोब थिएटर के अंदर आग लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। एक इंसान है दोस्तों जिसका नाम है सैम वानामेकर। ये किस तरह से दोस्तों कनेक्ट थे विलियम शेक्सपियर थे? तो आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। ये जो थे सैम वानामेकर, इनका एक सपना था जब 1613 में आग लग गई थी दोस्तों किसमें? ग्लोब थिएटर के अंदर। तो इनका सपना था कि ये ग्लोब थिएटर को दोबारा से बनाएं, दोबारा से खड़ा करें। इट वॉज हिज विजन, उनका एक सपना था टू रीबिल्ड द ग्लोब। ग्लोब थिएटर को दोबारा से बनाना उनका सपना था। अब देखते हैं ये ग्लोब थिएटर दोस्तों बन पाता है या नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में व्हेन ग्लोब थिएटर वाज रीबिल्ड। तो ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था दोबारा से? ये रीबिल्ड की बात हो रही है, तो दोबारा से कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1614 में दोस्तों इसको बनाया गया था। और 1613 में क्या हुआ था दोस्तों? इसमें आग लग गई थी और 1614 में इसको दोबारा से अच्छी तरह से फिर से बना दिया गया था। तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन वर द थिएटर इन लंदन क्लोज्ड। लंदन के अंदर थिएटर जो है वो कब क्लोज किए गए थे? तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों लंदन के अंदर जो थिएटर बंद किए गए थे वो किए गए थे 1642 में बंद कर दिए गए थे। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। विलियम शेक्सपियर ने पब्लिक लाइफ से कब रिटायरमेंट ले लिया था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यहां पर ये चीज देखनी है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखना है कि शेक्सपियर से पब्लिक लाइफ के रिटायरमेंट की बात पूछी गई है, उनकी राइटिंग से बात नहीं पूछी गई है, ठीक है। मतलब इन्होंने एक्टिंग से या लोगों से मिलना जुलना कब बंद कर दिया था, पब्लिक लाइफ से इन्होंने रिटायरमेंट कब ले ली थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, आपको इनमें से बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल है। 1610 में इन्होंने पब्लिक लाइफ से दोस्तों रिटायरमेंट ले ली थी। और इन्होंने अपनी राइटिंग से कब ली थी रिटायरमेंट? ये एक्टिव मेंबर जो रहे थे दोस्तों राइटिंग में अपने 1613 तक रहे थे। 1613 के बाद इनका कोई वर्क हमें नजर नहीं आता है। तो ये माना जाता है कि 1613 तक तो ये एक्टिव राइटर रहे, लेकिन 1613 के बाद इनका कोई वर्क नजर नहीं आता। लेकिन पब्लिक लाइफ से इन्होंने रिटायरमेंट कब ले ली थी? 1610 में ले ली थी। ए फॉर एप्पल जो है इनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है
When did विलियम शेक्सपियर डाई? देखिए कितना तकड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आता है, लोगों को ये जवान पर, फिंगर्स पर कहां कहां रटा हुआ है, लेकिन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल को। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल को। कब? 1564 को। ठीक है, 64 को इनका जन्म हुआ था। अब इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1616 में। विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में। अब ये डेट जो है दोस्तों, इनकी बर्थ डेट भी मानी जाती है और इनकी डेथ डेट भी मानी जाती है। सिर्फ ईयर अलग है, डेफिनेटली ईयर तो अलग होगा ही, लेकिन 23 अप्रैल इनकी बर्थ डेट भी और 23 अप्रैल इनकी डेथ डेट भी मानी जाती है। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाउ ओल्ड वॉज विलियम शेक्सपियर व्हेन ही डाइड? विलियम शेक्सपियर जो हैं वो कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी? तो दोस्तों इसे यहां पर हम कर लेते हैं डाइड, ये टाइपो एरर है, इसे आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, कितने साल के थे विलियम शेक्सपियर जब इनकी डेथ हुई थी? दोस्तों ये कितने साल के थे? 52 साल के थे। बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मैनी सोनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट? देखिए विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसे भी एग्जाम में आप कितनी बार देख सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आता है दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है जानना कि इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को दोस्तों लिखा था। अब ये ऑप्शंस जो हैं, 523 सोनेट दोस्तों किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और 598 किसने लिखी थी दोस्तों? विक्रम सेठ ने लिखी थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें भी पता चल गई। तो 598 किसने लिखी थी? विक्रम सेठ ने। और 523 सोनेट लिखी थी दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और 154 सोनेट्स लिखी थी किसने दोस्तों? विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे थे? दोस्तों लोग डिस्कस करते हैं तो इनके कोलैबोरेशन वर्क को जो हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। कोई कहता है 39 प्ले लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है मान लिया, लेकिन जो इनके अपने बिल्कुल सेपरेट निजी वर्क हैं जिसे बोर्ड भी ऑथेंटिक मानता है, वो है दोस्तों 37 प्ले। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। तो 37 ही आपको, 37 ही आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? किस साल में विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी वो पब्लिश हुई थी? देखिए एक चीज इन चारों ऑप्शंस में दोस्तों कॉमन मिलेगी आपको कि इनकी सोनेट्स जो हैं वो 20 मई को दोस्तों वो पब्लिश हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो 20 मई को पब्लिश हुई थी। अब वो साल कौन सा था, साल आपको बताना है दोस्तों। तो साल जो था वो 20 मई 1609 था, 1609 में। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु गोट पब्लिश शेक्सपियर सोनेट? विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो किसने पब्लिश कराई थी? देखिए दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट्स जो हैं खुद क्यों पब्लिश नहीं कराई थी? क्योंकि दोस्तों विलियम शेक्सपियर अपनी पर्सनल डायरी में इन सोनेट्स को लिखते थे। वो इन सोनेट्स को दोस्तों किसी को भी दिखाना नहीं चाहते थे कि मैंने जो सोनेट्स लिखी हैं, वो पब्लिश कराना तो बहुत दूर की बात है, वो उन्हें दिखाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन 1609 में दोस्तों एक इंसान है, 20 में 1609, इसको भी लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। 20 में 1609 को थॉमस थॉर्प नाम का एक बंदा था जिसने इनकी सोनेट्स को दोस्तों पब्लिश करा दिया। ये एक पब्लिशर है। बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं समझ में आ रही है। विलियम शेक्सपियर फॉलोड विच फॉर्मेट ऑफ सोनेट? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन कैसे ये अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। विलियम शेक्सपियर ने कौन सा फॉर्मेट सोनेट का फॉलो किया था? इटालियन फॉर्मेट को इन्होंने फॉलो किया था, पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्मेट को इन्होंने फॉलो किया था, या फिर शेक्सपियरन फॉर्मेट के सोनेट को इन्होंने फॉलो किया था? इन्होंने जो फॉलो किया था दोस्तों शेक्सपियरन सोनेट के फॉर्मेट को किया था। अब ये शेक्सपियरन सोनेट फॉर्मेट क्या है?
पहले जब विलियम शेक्सपियर से पहले जो सोनेट्स लिखी जाती थी वो इटालियन फॉर्मेट में या फिर पेट्रार्कन फॉर्मेट में लिखी जाती थी। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों इटालियन फॉर्मेट और पेट्रार्कन सोनेट दोस्तों एक ही हैं। इन दोनों में दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है। इसके अंदर कितने स्टैंजा होते हैं दोस्तों? 2 स्टैंजा होते हैं, ठीक है। पहला स्टैंजा जो होता है, फर्स्ट स्टैंजा जो होता है वो कितनी लाइन का होता है? 8 लाइन का। सेकंड स्टैंजा जो होता है वो होता है 6 लाइन का। 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं ऑक्टेव और 6 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं सेस्टेट। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई। अब विलियम शेक्सपियर ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने ना इटालियन, जिन्हें हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, उस फॉर्मेट को फॉलो ना करके इन्होंने अपना ही एक सोनेट का फॉर्मेट बना दिया। सोनेट कितने लाइन की पोयम होती है दोस्तों? 14 लाइन्स की पोयम होती है। इसके अंदर 14 लाइन लिखी जानी जरूरी है। तो विलियम शेक्सपियर से पहले जो इटालियन फॉर्मेट चलता था उसमें 2 स्टैंजा होते थे, पहला 8 लाइन, दूसरा 6 लाइन, मिलकर बनी 14 लाइन। अब ये शेक्सपियरियन सोनेट ने क्या किया, किसी के फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। इसमें इन्होंने 4 लाइन के 3 स्टैंजा और 2 लाइन का 1 स्टैंजा, ठीक है। यहां पर एस स्टैंजा है। 4 लाइन के 3 स्टैंजा 12 लाइन और 2 लाइन का 1 कपलेट दोस्तों, जो 2 लाइन का होता है कपलेट, वो ऐड किया। तो इन्होंने, शेक्सपियर ने, किसी और का फॉर्मेट को फॉलो ना करके अपना फॉर्मेट बनाया। इसीलिए इनकी सोनेट को दोस्तों शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, ठीक है। वरना इनकी सोनेट भी जो है इटालियन फॉर्मेट या पेट्रार्कन सोनेट कही जाती, लेकिन इन्होंने अपने नाम से चलाने के लिए उन्हें अलग ही फॉर्मेट में दे दिया, इसलिए इन्हें शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शेक्सपियरियन सोनेट हैव। देखिए दोस्तों, जो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि ए स्टैंजा ऑफ 14 लाइन, ये 14 लाइन का एक ही स्टैंजा लिखते थे, ये बिल्कुल भी नहीं है, गलत चीज है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट लिखते थे, नहीं, क्योंकि ये इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्मेट था, ठीक है। राइम टू राइम रॉयल स्टैंजा, जो राइम रॉयल स्टैंजा कितने का लाइन का होता है? 7 लाइन का, यानी कि 14 लाइन लिखेंगे तो दो स्टैंजा लिखेंगे 7 लाइन के। ये किसी भी सोनेट का फॉर्मेट नहीं है। 3 क्वार्टरेन, क्वार्टरेन क्या होता है दोस्तों? 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है। कितनी लाइन्स का? 4 लाइन्स का, उसे क्वार्टरेन कहते हैं। और 1 कपलेट, कपलेट कितनी लाइन का स्टैंजा होता है दोस्तों? 2 लाइन्स का स्टैंजा होता है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, whom शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 डेडिकेटेड टू। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स को लिखा था? 154 सोनेट्स को लिखा था। 1 से लेके 126 तक की सोनेट जो हैं वो किसको डेडिकेट हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विलियम हर्बर्ट को हैं, ठीक है, या फिर मैरी फिटोन को हैं, डार्क लेडी को हैं, या फिर लव गॉड को हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। दोस्तों, ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। जो लोग हैं वो अलग अलग आंसर देते हैं, मैं ये जानता हूं। मैं अपनी समझ के हिसाब से दोस्तों आप लोगों को करेक्ट आंसर देता हूं। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर जो है वो दूसरा है तो आप अपनी समझ से चल सकते हैं। लेकिन सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक जो हैं वो विलियम हर्बर्ट को जो हैं वो डेडिकेट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हेनरी रायदसली को हैं, कुछ लोग कहते हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को हैं। तो जो इस आंसर को मानना चाहें वो मान सकते हैं, जो नहीं मानना चाहें वो नहीं माने, कोई दबाव नहीं है। लेकिन मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से दोस्तों विलियम हर्बर्ट इसका सही आंसर दिया है। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो इसका आंसर लिख सकते हैं, वरना वो हेनरी रायदसली या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन मान सकते हैं। मुझे किसी पे कोई आपत्ति नहीं है। तो ए फॉर एप्पल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, होम शेक्सपियर सोनेट 127 to 152 डेडिकेटेड टू। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, इस तरह का क्वेश्चन मैं अपनी सीरीज में हमेशा रखता हूं। जैसा कि 2016 का पेपर बना था, ये आपको रिमाइंडर के रूप में क्वेश्चन है कि 127 से लेके 152 तक, 127 से लेके 152 तक की जो सोनेट थी वो किसको डेडिकेट थी? विलियम हर्बर्ट को, मैरी फिटोन को, डार्क लेडी को, या फिर बी और सी दोनों को, ठीक है।
अब दोस्तों ये मैरी फिटोन कौन थी, जिन्हें हम डार्क लेडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों क्या हो गई दोस्तों, एक ही हो गई। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी एंड सी बोथ इसका करेक्ट आंसर है। तो डी फॉर दिल्ली इसका जो हुआ दोस्तों, हुआ राइट आंसर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हुम शेक्सपियर सोनेट 152 टू 154 डेडिकेटेड टू, यानी कि लास्ट की जो सोनेट है दो, वो विलियम शेक्सपियर की किसको जो है वो डेडिकेट हैं। तो दोस्तों लास्ट की दो सोनेट जो है वो लव गॉड को, जिसको हम कुपीड के नाम से भी जानते हैं, उनको डेडिकेट हैं। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज, जो वीनस एंड एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, वो एक पोयम है। और पोयम जो है वो किस तरह की है दोस्तों, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। ए फॉर एप्पल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। दोस्तों एग्जाम क्या करेगा कि यहां पर लॉन्ग नैरेटिव वर्क लिख देगा इस पोयम की जगह पर। ठीक है, कहेगा लॉन्ग नैरेटिव वर्क है, प्ले है, या फिर सोनेट है, या फिर एस्से है। तो आपको लॉन्ग नैरेटिव वर्क इसका आंसर देना है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वीनस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड इन, वीनस एंड एडोनिस जो है वो कब पब्लिश हुई थी। दोस्तों वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने पब्लिश कराया था कब, 1593 में, 1593 में वीनस एडोनिस को दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने पब्लिश कराया था। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेक्सपियर रोट ए पोयम वीनस एंड एडोनिस, हु इज वीनस इन द पोयम। देखिए दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है कि शेक्सपियर ने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था वीनस एंड एडोनिस। इसके अंदर वीनस जो थी वो कौन थी, सभी लोग ये याद कर लेते हैं वीनस एंड एडोनिस एक वर्क है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, लॉन्ग नैरेटिव वर्क है विच इज ए पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। लेकिन क्वेश्चन जब डेप्थ में जाते हैं तो वो इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि वीनस कौन थी इसमें। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शंस हैं। यहां पर गोडेस ऑफ लव थी, गोडेस ऑफ वाइन थी, गोडेस ऑफ लस्ट थी। इन तीनों में से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो ये जो थी दोस्तों गोडेस ऑफ लव थी, ये वीनस जो थी। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1593 में लिखा था। वीनस एक ग्रीक गोडेस है जो कौन है, गोडेस ऑफ लव है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब विलियम शेक्सपियर ने इसको दोस्तों 6 लाइन के स्टैंजा में लिखा है। बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। 6 लाइन के स्टैंजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेस्टेट कहते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसमें दोस्तों एक क्वाड्रेन जो 4 लाइन का स्टैंजा होता है और एक 2 लाइन का स्टैंजा जो होता है कपलेट, उसको इस्तेमाल किया है। ऐसे मिलकर ये 6 लाइन बनी है विलियम शेक्सपियर के वीनस एंड एडोनिस के अंदर। लेकिन इसका बी फॉर बॉम्बे जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 लाइन के स्टैंजा को इन्होंने फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेम द मीटर विच शेक्सपियर यूज्ड इन द पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस के अंदर विलियम शेक्सपियर ने कौन सा मीटर का इस्तेमाल किया है। लोग आंख मीच के दोस्तों आंसर कर देते हैं कि उन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है। तो इसमें दोस्तों आपको करेक्ट आंसर देना है। आपको ध्यान से देखना है आयाम्ब क्या होता है दोस्तों। आयाम्ब के अंदर 2 सिलेबल होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि आयाम्ब के अंदर कितने सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं दोस्तों, 2 सिलेबल होते हैं। कौन कौन से, पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस। ठीक है, 2 सिलेबल हो गए, पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस सिलेबल। अब ये ट्राइमीटर है जिसमें 3 जोड़े होते हैं, मतलब अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस के 3 जोड़े हो गए। टेट्रामीटर मतलब जिसमें 4 जोड़े हैं, या फिर पेंटामीटर जिसमें 5 जोड़े हैं, किसके, आयाम्ब के। तो दोस्तों सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। आयाम्ब के 5 जोड़े विलियम शेक्सपियर ने यूज किए हैं वीनस एंड एडोनिस में। तो इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 43 है द रेप ऑफ लुक्रीज बाय शेक्सपियर इज, जो लेक ऑफ लुक्रीज है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इसके ये क्या है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, प्ले है, सोनेट है या फिर एस्से है। जो विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं दोस्तों अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं, खासकर ये ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में जाने जाते हैं दोस्तों। तो इन्होंने द रेप ऑफ लुक्रीज जो लिखा था दोस्तों, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, इनके द्वारा लिखी गई, जो विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों लिखी थी। ए फॉर एप्पल जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है द रेप ऑफ लुक्रीज बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजा ऑफ, जो विलियम शेक्सपियर ने द रेप ऑफ लुक्रीज लिखी थी वो कितनी लाइन का स्टैंजा इन्होंने लिखा था। जैसा कि मैंने आपको बताया वीनस एंड एडोनिस के अंदर इन्होंने 6 लाइन का स्टैंजा को लिखा था, लेकिन द रेप ऑफ लुक्रीज इनकी अनोदर पोएम है, इसके अंदर इन्होंने कौन सा स्टैंजा को फॉलो किया था। तो दोस्तों मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूंगा, इन्होंने दोस्तों 7 लाइन के स्टैंजा को दोस्तों फॉलो किया था। 7 लाइन के कितने स्टैंजा थे इसके अंदर दोस्तों? 47 स्टैंजा। 47 स्टैंजास का दोस्तों इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर ने किया था इस पोएम के अंदर। 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्वार्टरेन कहते हैं। 6 लाइन के स्टैंजा को क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। 7 लाइन के स्टैंजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? राइम रोयल स्टैंजा कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने राइम रोयल स्टैंजा का इस्तेमाल किया था, जिसे हम दोस्तों चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। और 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं हम दोस्तों ऑक्टेव। तो आपको रेप ऑफ द लुक्रीज के अंदर 7 लाइन के स्टैंजा का इस्तेमाल हुआ, जिसे हम राइम रोयल स्टैंजा भी कहते हैं। और मैंने बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं उनके स्टैंजास के नाम भी आपको बता दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते समय। क्वेश्चन नंबर 45 है हु रोट द पोएम ए लवर्स कंप्लेंट। देखिए दोस्तों, पोएम्स की बात चल रही है, विलियम शेक्सपियर की बात हो और प्ले की बात ना हो तो ऐसा बेकार है। और विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं दोस्तों किसके लिए? प्लेस के लिए, ग्रेट ट्रेजेडीज के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन यहां पर बात चल रही है पोएम्स की, कुछ हटके आप लोगों को डिस्कस करने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी ही चीज जो एग्जाम में बिल्कुल कभी कभी रेयर दिखती हो, वही चीज डिस्कस करने में दोस्तों मजा आता है। लेकिन जब एग्जामिनर कुछ अलग बनाना चाहता है तो वो अलग तरीके के ही क्वेश्चन पूछता है। ए लवर्स कंप्लेन एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। ए फॉर एप्पल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर। देखिए दोस्तों, ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं और वो नंबर्स में कितनी हैं दोस्तों? 4 हैं। अब पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो नंबर्स में कितनी हैं, तो आपको आंसर देना है 4। अब इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन से सीक्वेंस में हैं ये। तो दोस्तों हम इन्हें होकम, एक कीवर्ड है हो कम, एग्जामिनर को हम कहते हैं तुम हो कम, ठीक है। एग्जामिनर को क्या कहते हैं हम? तुम हो कम, ठीक है। तो हम देते हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो वो कौन सा है दोस्तों? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये चीजें समझ में आई, किस कोड से हम जानते हैं? होकम कोड से जानते हैं। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ, ठीक। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट? विलियम शेक्सपियर। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को किस टर्म से जाना जाता है? मास्टर ड्रामेटिस्ट के नाम से, सुप्रीम पोएट के नाम से, बर्ड ऑफ आवोन के नाम से और ऑल ऑफ द अबव के नाम से। देखिए दोस्तों, शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर है अपने आप में इतना बड़ा नाम है, उनको मास्टर ड्रामेटिस्ट कहना कोई गलत नहीं होगा, सुप्रीम पोएट कहना उन्हें कोई गलत नहीं होगा, बार्ड ऑफ अवान उनको कहते ही हैं। तो लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव जो है उसका आंसर मार्क कराएंगे। लेकिन दोस्तों ये इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने लिखा है, ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है, जो फेमस है, वो बार्ड ऑफ अवन के नाम से ही दोस्तों ये फेमस है। जो किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। बार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोएट होता है। और स्ट्रेटफोर्ड के अंदर एक जो रिवर है उसका नाम क्या है? अवन है। इसीलिए दोस्तों शेक्सपियर को बार्ड ऑफ अवन कहा जाता है। सी फॉर चाइना इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है।
हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1904? 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी सेलिब्रेटेड बुक यानी कि एक बुक है, वो किसने लिखी है, ये दोस्तों आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैं 1904 की बात कर रहा हूं कि एक बुक जिसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये किसने लिखी है। तो इसका दोस्तों इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। एडवर्ड ब्रॉडली ने लिखी है, विल्सन नाइट ने लिखी है, सैमुअल बटलर ने लिखी है, या फिर AC ब्रॉडली ने लिखी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है AC ब्रॉडली है। इन्होंने दोस्तों 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी थी। तो D फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु रोट द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। देखिए दोस्तों अगेन एक और बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नाम से लिखी गई, लेकिन ये 1904 में नहीं, 1948 में दोस्तों लिखी गई है। मैंने इसीलिए आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 1904 में किसने लिखी थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, दोस्तों AC ब्रॉडली ने। और 1948 में किसने लिखी है दोस्तों, HB चार्ल्टन ने लिखी है। तो A फॉर एप्पल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आई होप जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ रही हैं और इन्हें आप नोट डाउन करें या फिर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा आर रोमन प्लेस। देखिए दोस्तों एक चीज पहली जो ये बोल्ड में है, पहला प्ले जूलियस सीजर, दूसरा प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये दो प्ले हैं जो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले कहे जाते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने तीसरा भी एक रोमन प्ले लिखा है, उस रोमन प्ले का नाम पूछा है। देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। उसे बताइए जो विलियम शेक्सपियर ने तीसरा रोमन प्ले लिखा है। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है। और दो ये जो मैंने वर्क बताए हैं जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। रोमियो एंड जूलियट है, ओथेलो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, या फिर कोरियोलेनस है। तो दोस्तों D फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, When did the first folio of Shakespeare appear? जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो है, विलियम शेक्सपियर के कितने फोलियो आए थे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो 4 फोलियो आए थे किसके, विलियम शेक्सपियर के। तो पहला फोलियो कब आया था दोस्तों, 1623 में आया था, 1625 में आया था, 1632 में आया था, या 1639 में आया था। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, फर्स्ट फोलियो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फोलियो जो है फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का कब आया था। तो दोस्तों ये 1623 में आया था, ये चीजें सबको पता है। एग्जाम को कभी भी हल्के में ना लें। 4 फोलियो हैं जो शेक्सपियर के वर्क्स के थे दोस्तों, वो जो चीजें हैं 1623 ही हर बार एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो मैं आपको हर एक चीज चारों के चारों फोलियो की जो ईयर्स है वो बताता हुआ चलूंगा, चारों नोट करनी है। व्हेन द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, जो सेकेंड फोलियो शेक्सपियर का था वो कब अपीयर हुआ था दोस्तों, 1632 में हुआ था। बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है, 1632 में ये अपीयर हुआ था। अब इसे याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, 1600 तो रहेगा ही। अब यहां पर दोस्तों इसको उल्टा कर दिया, जो 1623 है इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया 1632, सेकेंड फोलियो आ गया यहां पर। ठीक है, तो 23 को अगर हम उल्टा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 1632 में आया था सेकेंड फोलियो, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। When did the third folio of Shakespeare appear? जो विलियम शेक्सपियर का थर्ड फोलियो था वो कब आया था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर देना है। 1623 में कौन सा फोलियो आया था दोस्तों, फर्स्ट फोलियो आया था। 1632 में कौन सा फोलियो आया था दोस्तों, सेकंड फोलियो आया था। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, 1663 या फिर 1639। ठीक है, तो आपको दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर देना है 2 में से, क्योंकि 2 जो है ये हुए ऑप्शन से बाहर आपके लिए। 1663 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 1663 यानी कि सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये इसमें आया था थर्ड फोलियो 1663 में। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन डिड द फोर्थ फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड। जो फोर्थ फोलियो शेक्सपियर का अपीयर कब हुआ था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 1685 इसका करेक्ट आंसर है। पहली बात, शेक्सपियर के 4 फोलियो आए, पहला आया था
1623 में, दूसरा आया 1632 में, तीसरा आया 1663 में, चौथा आया दोस्तों 1685 में। ठीक, आई होप ये चीजें जो मैंने बताई हैं आपको क्लियर हैं और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों जैसे जैसे पार्ट आएंगे बढ़ता चला जाएगा। आपको हर एक चीज की तैयारी, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आए आपको आंसर उसका पता ही होगा। बेशक ये मैंने नंबर्स में इस वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन जब आप इसको सही से सुनेंगे तो 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। विलियम शेक्सपियर ने कौन सी वर्स को दोस्तों इस्तेमाल किया था अपने प्लेस के अंदर। जो पोएम्स थी विलियम शेक्सपियर की उनके अंदर तो उसने किया था आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल, लेकिन प्लेस के अंदर जो इस्तेमाल किया था विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज आर्टिस्टिक फेलियर। टी.एस. एलियट ने एक अपने मेथड को जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसका इस्तेमाल करते हुए डिस्क्राइब किया था विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को, क्या? एन आर्टिस्टिक फेलियर। वो प्ले कौन सा है? मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है या फिर द टेम्पेस्ट है? दोस्तों उसका नाम है हैमलेट। हैमलेट को इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। तो बी फॉर बॉम्बे जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज आर्टिस्टिक सक्सेस। देखिए एक को कहा इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर और एक को कहा इन्होंने सक्सेस। ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों? ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। मैकबेथ को इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था। और इसको क्या कहा था दोस्तों? आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा था हैमलेट को। तो इसका ए फॉर एप्पल जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, Which of the following writers is noted for what? Keats called negative capability। देखिए दोस्तों एक टर्म है जो जॉन कीट्स ने कॉइन किया था। वो कौन सा टर्म था दोस्तों? नेगेटिव कैपेबिलिटी। और वो किसके लिए यूज किया था इन्होंने दोस्तों? शेक्सपियर के लिए यूज किया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी फॉर दिल्ली है। अब क्वेश्चन एक और यहां पर ये बनता है कि जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी कब इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों इन्होंने एक लेटर लिखा था किसको? अपने भाई को, जिनका नाम था क्या? जॉर्ज एंड टॉम। मैं आपको बता देता हूं, जॉर्ज एंड थॉमस को एक लेटर लिखा था दोस्तों। ये थॉमस कभी कभी आपको कहीं कहीं पर टॉम लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये थॉमस है। ठीक है, इन दोनों को लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर दोस्तों ये निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है दोस्तों इस्तेमाल किया था। किसने? जॉन कीट्स ने। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। होते हैं आगे। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला किससे बोरोड किया था? थॉमस नैश से, रॉबर्ट ग्रीन से, थॉमस लॉज से या क्रिस्टोफर मार्लो से? ये चारों दोस्तों कौन हैं? आपको याद आ रहा होगा यदि आप लिटरेचर सही से पढ़ते हैं। ये चारों जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स के जो मेंबर्स थे वही चारों मेंबर्स के नाम यहां पर लिखे हैं। अब ये रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला था विलियम शेक्सपियर ने किससे बोरो किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो रॉबर्ट ग्रीन है। रॉबर्ट ग्रीन को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर माना जाता है। इन्हीं से विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला जो है बोरो किया था। तो बी फॉर बॉम्बे इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी राइटर वाज मिल्टन, चौसर, बेन जॉनसन और टी.एस. एलियट। देखिए दोस्तों मिल्टन जो थे ये आए थे शेक्सपियर के बाद, तो ये इसलिए ऑप्शन से हुए बाहर। चौसर हैं दोस्तों, ये चौसर जो हैं विलियम शेक्सपियर से बहुत पहले चले गए, तो ये भी ऑप्शन से हुए बाहर। और टी.एस. एलियट जो है दोस्तों ये भी शेक्सपियर के बाद आए थे, तो ये भी हुए ऑप्शन से बाहर। अब कौन बचे दोस्तों? बेन जॉनसन बचे। बेन जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर चाइना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन को
कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि मैंने जो आपको क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बताए हैं तो आप 100 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जरूरत पड़ी तो थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। तो दोस्तों जुड़े रहें हम लोगों से और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।